वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंटिन्यू था। हमने टेंस के अकॉर्डिंग 3 रूल्स पढ़े थे। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हमारा लास्ट जो हमने छोड़ा था वो यही था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था। हमने उसका एक एग्जाम्पल तो देख लिया था, हम वहीं से उसके सेकंड एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 2, she said, comma, inverted comma, the girls have done their work. आप लोग मेरे से पहले लिख सकते हैं, the girls have done their work. इसका हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आप बना सकते हैं इसको, she said that, the girls had done their work. क्लियर। अब हम हमारा पढ़ते हैं थर्ड रूल। हमने फर्स्ट पढ़ा था, सॉरी फोर्थ हो जाएगा ये हमारा। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, सेकंड पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा है फोर्थ रूल, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। जो इनडायरेक्ट में जब चेंज होगा तब हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, they said the boys have been living in the house for 5 months। ये तो है हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस। अब जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कहाँ चेंज होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा, बाकी कहीं चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। They said that the boys had been
living in the house for 5 months. क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. Ravi said they have been swimming. Since morning. यस, यहाँ पे थोड़ा स्पेल में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं सेंटेंस रीड करके बता देती हूँ. रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग. अब फिर से वही हम इनडायरेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं. कहाँ चेंज होगा? सिर्फ हैव बीन में चेंज होगा. रवि सेड दैट दे, क्या हो जाएगा हैव बीन का? हैड बीन swimming since morning. Clear? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, यानी कि हमारा फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल क्या है कि पास्ट इनडेफिनेट हो तो, सॉरी पास्ट सिंपल लिख देती हूँ. पास्ट सिंपल हो तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. अब पास्ट सिंपल में क्या क्या आता है? हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ ध्यान देंगे. वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो उस कंडीशन में अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और अगर डिड नॉट की कंडीशन है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. He said, comma, inverted comma, her mother wrote a letter. इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या लिखा था मैंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा? ही सेड दैट हर मदर हैड रिटर्न अ लेटर. क्लियर? ये हमारा फिफ्थ रूल था.
इसका एक एग्जाम्पल मैंने बाकी रखा है, क्योंकि मैं हर वीडियो स्टार्ट प्रीवियस एग्जाम्पल से ही कर रही हूँ कि हम जो प्रीवियस पॉइंट छोड़ते हैं वहीं से हमारा, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको सारा एक बैकअप मिल जाए कि हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो मैं यही क्लोज कर रही हूँ, आप इसकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू। बाद विद्यार्थियों, कल हमने समास के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी समास का सेकंड पार्ट भाग 2, जिससे बचे हुए जो समास हैं उनके भाग और उनकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, समास जो शब्द था हमने बात की, सम धन आज से बना हुआ शब्द था, और समास की परिभाषा के बारे में देखा था। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास में विग्रह होता है और संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है, और समास में शब्दों का मेल होता है। तो उसी समास में हमने परिभाषा के साथ पहला अव्ययभाव समास, जिसमें अव्यय प्रथम शब्द की बात की थी। दूसरा तत्पुरुष समास और उसके प्रमुख भेद, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और उसमें उसके प्रमुख कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद, 6 कारकों के आधार पर। उसमें 2 कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी कारक इसमें तत्पुरुष समास में आते हैं। आज हम उसी से तीसरा आएगा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, और इन सभी समासों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या है, उपमान उपमेय क्या है। विशेषण के बारे में जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब विशेषण जो शब्द हैं उसमें विशेष्य, अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताती जाए। अब देखो, रमा सुंदर है। अब रमा विशेष्य हो गई, उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। कोई कुरूप होगा, कुरूप है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। उसी प्रकार उपमान उपमेय का भी संबंध होता है। तो उपमेय अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमान उसकी क्या विशेषता बताई जाए, ये जो संबंध होता है वह होता है कर्मधारय समास में। अब देखिए, समस्त पद कहते हैं समास में, उसका विग्रह करते हैं अपन। विशेषण विशेष्य के संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको देखें। तो महापुरुष, महापुरुष में महान है जो पुरुष। अब पुरुष तो क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, और महा अर्थात महान, उसकी महानता जो है उसका विशेषता है, इसलिए विशेषण हो गया। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा हो गया। उसी प्रकार उपमेय उपमान की बात करें तो मुखचंद्र, मुखचंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। अब ऐसा नहीं कि मुख रूपी चंद्रमा, ऐसा नहीं होगा, चंद्रमा रूपी मुख। अब जो मुख है वह उपमेय है और उपमान क्या है, चंद्र। अगर चंद्रमुख बोल दीजिए तो मुख है जो उपमेय हो जाएगा, उल्टा कर दो उपमेय हो जाएगा, उपमान क्या हो जाए, चंद्र। तो जिस प्रकार मुख चंद्र दिया है वो चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा उसकी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, अति सुंदर है। भव सागर, भव रूपी सागर, भव में संसार, उपमेय संसार है, सागर क्या है, उसकी विशेषता है। तो संसार कैसा, सागर के समान बताया गया है, तो उपमेय उपमान का संबंध दर्शाया गया है। अब आगे हम बात करें, इसमें बहुत से उदाहरण हैं, उपमेय उपमान में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। चरण कमल है, ठीक है, कमल नयन है, तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, वो आपको देखने
मिल जाएंगे द्विगु समास। नेक्स्ट की बात करें, इस समास का पहला पद संख्यावाची अर्थात गणनाबोधक होता है। संख्यावाची जहां पर होगा वहां द्विगु समास होगा और दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है, इतनी वस्तुओं का समूह दर्शाया गया है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों वर्षों का समूह, सतसई 700 दोहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार। समूह भी आता है, कहीं पर समाहार शब्द भी आता है, वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। मोस्टली ये ध्यान रखना है हमें कि द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है। इसमें द्विगु समास में कुछ कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये त्रिलोक लिखा, शताब्दी लिखा, सत्य लिखा, ये आगे भी आ सकते हैं तो कभी पीछे भी आ सकते हैं। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में भी संख्यावाचक शब्द या शब्दांश आ सकता है, जैसे पक्षद्वय है ना, पक्षद्वय है 2 पक्षों का समूह है ना। संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह, जहां पर जैसे आंवला, बरड़, हरेड़ा, इस प्रकार की कोई 3 औषधियां हैं, इनका भी संकलन त्रय हो सकता है। पक्ष 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो इनका जहां पर पक्ष और संकलन ये 2 शब्द हैं जो पहले आए हैं, और त्रय और द्वय ये 2 शब्द बाद में आए। यहाँ संख्यावाची बाद में है, लेकिन तो भी फिर भी कौन सा? द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिसमें 5वां हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अंत में बीच में और का लोप होता है। देखिए तो इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कोई भी पहला, जैसे हमने देखा अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय प्रधान, दूसरा पद तत्पुरुष समास में प्रधान था, कर्मधारय में उपमान उपमेय थे, द्वंद्व में संख्यावाची था, द्विगु में संख्यावाची था, और द्वंद्व समास में यहाँ पर इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह आप जानते हैं, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम और सीता, ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करने पर और का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, अथवा का प्रयोग होता है, और एव का प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ कुछ है समस्त पद और समास विग्रह। सीता राम, सीता और राम, हानि लाभ, हानि या लाभ, आना जाना, आना या जाना, इस प्रकार कुछ उदाहरण हैं जिसमें या अथवा है ना, हानि अथवा लाभ भी हो सकता है। इस प्रकार भी यहाँ द्वंद्व समास होगा। अंत में 6ठा समास हमारा है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो बहुव्रीहि समास, इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, मुख्य नहीं होते। उन दोनों का प्रयोग होता जरूर है, लेकिन गौण होते, अन्य पद प्रधान लिया जाता है। और अन्य पद प्रधान होता है इस समास में शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। एक शब्द विशेष का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ, जैसे समस्त पद समास विग्रह। दशानन देखिए, 10 आनन अर्थात मुख है जिसके रावण। अब 10 आनन 10 मुख वाला, यहाँ मूल प्रधान, दोनों शब्द प्रधान है। दशानन ने दोनों अर्थ प्रदान न होकर के अन्य अर्थ प्रदान हो रहा है, दोनों पद प्रदान अन्य पद हैं, तो यह दशानन अर्थात रावण का नाम लिया गया है। नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, अन्य पद प्रदान है। हंस वाहिनी हंस वाहन है जिसका अर्थात वह सरस्वती, अन्य पद प्रदान है। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, अन्य पद प्रदान है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात पेट जिसका, गणेश ये भी अन्य पद प्रदान है। तो इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि उसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुत से उदाहरण आप ढूंढने का प्रयास करें और एक जितने उदाहरण हैं उनको नोट करें कि इसमें कौन कौन से समास में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं। कुछ सूची बनाएं और आपको उसमें नोट करने हैं। अब देखिए आगे इनके प्रश्नोत्तर कुछ हैं जो द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास में अंतर बताना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं अभी देख लीजिए। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों पद में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान तो होते ही हैं, लेकिन दोनों पदों में क्या होता है और इनका लोप होता है। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास में क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है।
वहां दोनों पद प्रधान थे। कर्मधारय समास को स उदाहरण, कर्मधारय समास में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और समास की परिभाषा उसके प्रमुख भेद, इन तीनों क्वेश्चनों को नोट करना है, इससे रिलेटेड उदाहरण भी नोट करने हैं और आपको पूरा करना है। तो ये समास का हमारे पूरा टॉपिक जो था, समास की परिभाषा, समास के प्रमुख भेद, समास के उदाहरण और कौन कौन से उदाहरण आएंगे किस किस समास में, और उनके प्रभेदों का वर्णन हमने किया। और इसी के साथ हमारा ये पूरा ये जो विषय था, समास जो हमने टॉपिक लिया था, प्रकरण लिया था, वह हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो आगे से हम इस वीडियो के बारे में और अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हुआ, अंत में कल नए वीडियो के साथ और देखेंगे। ओके, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन देखना 6.4 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और डायरेक्टली आपको इसमें नंबर ऑफ द डिजिट इन स्क्वायर रूट, मतलब इसका मीन्स ये हो रहा है कि जैसे ये आपको ये नंबर दे रखे हैं, ये सब वैसे ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इनका ऐसा स्क्वायर रूट बताना है, वो भी नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने जो भी स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, जैसे 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का, जैसे 25 है। क्लियर? अब वो कौन, उसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, 5 है। अब 5 कितने डिजिट का हुआ, 1 डिजिट का। तो इस टाइप से आपको बताना है कि नंबर ऑफ द डिजिट, जैसे 144 है, अब 144 का रूट क्या हो जाएगा, 12, तब 12 है तो कैसे क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको नंबर ऑफ द डिजिट इसमें कैलकुलेशन करके बतानी है। क्लियर? तो इसमें आप क्या करोगे, 64, तो पहले आप इसमें प्राइम फैक्टर या कौन सा भी मेथड यूज़ करना, डिवीज़न मेथड भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये 64 है तो ये तो डायरेक्ट आपको पता लग रहा है कौन से इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 है। तो ये अब इसमें क्या हो रहा है, डिजिट ओनली फॉर 1 ही हो रही है ना, तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डिजिट 1, नंबर ऑफ डिजिट 1। तो इस टाइप से 144 का भी आप फैक्टर से फाइंड करो या फिर डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेना, डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप से ये या तो डिवीज़न मेथड या फिर फैक्टर मेथड, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना। क्लियर? इसमें आपको कैलकुलेशन करके ही करना ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें कितनी डिजिट आ रही है। यस, नेक्स्ट देखना, अब थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब स्क्वायर रूट आपको डेसिमल नंबर वाले फाइंड करने, ये भी मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर वाले स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते, या तो एक पॉइंट रिमूव करके करो तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट आप उसको मतलब अपॉन में कैसे, वो भी देख लेना आप। इसमें आपके 2 मेथड हैं। यस, इसे हैं आपके फर्स्ट डेसिमल नंबर में मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक तो पॉइंट रिमूव करके बताया था, जैसे 2.56, एक डिवीज़न मेथड बताया था। सबसे फर्स्ट हम पॉइंट रिमूव वाला भी देख सकते हैं, कैसे, इसे मैंने देख लिया पॉइंट रिमूव करके कैसे होगा 100। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रूट फाइंड करना है, पॉइंट में है ना, तो ये दोनों रेशनल नंबर में आ गए और इन दोनों का रूट फाइंड कर लेंगे। तो अब रूट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर इसका तो रूट फाइंड करना ही होगा आपको, वैसे रूट तो फैक्टर मेथड से कैसे भी करोगे, तो इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेना। अब इसमें देखना 256, वैसे तो ये 16 का होता है, किसका होता है 16 का, और ये किसका हो जाएगा 110 का, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1.6। क्लियर? और लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कैसे होगा ये भी देख लेना, 2.56, जैसे ये बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको करना तो पड़ेगा। ये तो चलो ठीक है, 256 का पता है कि 16 हो रहा है, जैसे कोई बड़ी डिजिट आ जाती है तो उसका तो आपको करना ही है। तो इस टाइप से आप इसको ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पेयर बना दिए हमने, 2 क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है 2 नहीं 1 लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपके 1 का स्क्वायर 1,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ले ले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 × 1, और यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर हो जाए 1। अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 56 पैर का पेड़, ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 156 है तो इसका मीन्स किससे हो जाएगा, लास्ट 6 दे रखा है, तो एक तो 4 के टेबल से, 4 के टेबल में लास्ट 16 आ रहा है ना, तो उसमें भी 6 होता है, तो क्या लोगे आप, 4 लेके देखो, या फिर डायरेक्ट 6 लेके देख सकते हैं हम, जैसे 2, इसको 6 लेके देखो, पहले 6 से चेक कर लो कितना हो जाएगा, 36 और 12 और 3 15, आ गए कंप्लीट 156, ठीक है। तो 156 एग्जैक्टली यहाँ पर क्या आया 6, और यहाँ पर 6 लिख देना, ये 0 हो गया आपके, ये 12 और ये आपके 3, या तो इसको प्लस को या फिर एज इट इज़ रहने दो, बट ये यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर फाइनली कैसे लिखोगे, 2.56 = 1.6, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1.6, क्लियर। तो इस टाइप से आपको इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने, वो भी डेसिमल वाले। और देख लेना, जैसे आपके नेक्स्ट है 4th वाला, देखो पॉइंट वाला 42.25, यस 42.25 कैसे होगा ये, क्लियर, यस डायरेक्ट डिवीज़न मेथड ही यूज़ कर लेना। सबसे फर्स्ट 42 है, ठीक है, अब 42 कौन से टेबल से हो जाएगा, कौन से नंबर से होगा स्क्वायर, वो देखना है आपको। तो ये हो जाएगा 7 का 49 होता है, तो डायरेक्ट 6 ले लें हम, ठीक है, 6 का 36 होता है, तो 6 ले लो आप, यहाँ पर हमने ले लिया 6, ये तो हो जाएगा आपके 12 प्लस किया यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 36, तो ये माइनस करेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। अब ये 25 है एज इट इज़, अब 625 है, अब 625 है तो क्या लेंगे हम, लास्ट में देख लो 5 आ रहा है, तो इसका मीन्स 5 ही ले सकते हैं, तो डायरेक्ट 5 से करके देख लो, 12 यहाँ पे दे रखे, अब 12 को डायरेक्ट 5 करके देखो, जो भी नंबर ले रहे हैं उसका ही आपको यूनिट डिजिट में लेना है, कि इसका स्क्वायर होगा ना, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होंगे, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना, सिर्फ ओनली फॉर इसी का स्क्वायर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें देखो कितना हो रहा है, 12 और 6 हो गए 625, तो इसका में एग्जैक्टली क्या हो रहा है 5 लिया, तो यहाँ डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5, और ये हो गया 625, और आंसर क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ पर ये 65, इसका मीन्स ये किसका स्क्वायर है। तो अब देखो एक चीज़ और, पॉइंट वाला था ना, यहाँ अपने पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है 6.5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6.5, ये डिजिट यहाँ तक हुई थी ना, फिर ये पॉइंट आया था, ये पॉइंट यहाँ मिस हो गया, तो यहाँ लगाना है, उसके बाद पैर नीचे लाना है आपको, फिर 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 42.25 का आंसर क्या हो गया 6.5, क्लियर। इस टाइप से आपको स्क्वायर रूट डेसिमल वाले फाइंड करने, या तो पॉइंट रिमूव करके करो तो भी आपको सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 4, find the least number which must be subtract from each of the following numbers so as get a perfect square. Also find the square root the perfect square so obtained. यस, इसमें ये बताना है कि आपको ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले किए थे ना, वैसे ही ये, बट उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट के लिए आप क्या करोगे देखना, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 402, 402, क्वेश्चन नंबर है आपके 4th, 402 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पहले से पता लग रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
अब इसमें हमें ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या माइनस करना है वो तो हम कैसे करेंगे, डिवीज़न मेथड। अब इसमें आप फैक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो, इसमें आप क्या करोगे, आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करके आपको वो जो रिमेनिंग आएगा ना रिमाइंडर, उसको माइनस करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। यस 402 देखो, आप पैर बना दो सबसे फर्स्ट। अब इसमें क्या है 2 एग्जैक्टली हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हो गया, यहाँ पर 0। अब ये 0 2 ले लिया हमने और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 है, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 0 20। अब यहाँ 2, अब 1 लेंगे तो वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 0 लोगे। अब तो यहाँ पर इधर देखना 0 ले लिया तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। तो भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, हमारे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना रिमाइंडर। तो अब रिमाइंडर 2 है और यहाँ पर 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको 400 हो रहा है और यहाँ तो भी 2 रिमाइंडर हो रहा है। तो हम कितने माइनस कर देंगे कि 20 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो आप, सबसे फर्स्ट लिखना है कि 20 स्क्वायर इज लेस देन 402, सो वी सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। तो 402 माइनस 2 तो 400, और 400 किसका होता है 20 का। तो यहाँ पर लिख देना 400 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 20। सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2, नॉट 20, क्या हो जाएगा 2। नीचे आप लाइन लिख देना, सो द स्मॉलेस्ट नंबर 2। अब आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवा दूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 2 पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर लैंड। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ाया था, किस किस कारणों से लैंडस्लाइड होती है ये हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट पड़ते हैं लैंडस्लाइड से, यानी कि लैंडस्लाइड अगर होती है, चट्टानें गिरती हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं। तो उसके 3 पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं जो बहुत ईजी है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज स्केल। चाहे कोई से भी नेचुरल फॉर्मेशंस होता है, कोई भी प्राकृतिक घटना होती है, तो उसमें ये चीज़ तो होती है कि डैमेज ऑफ लाइफ हो सकता है कि हम लोग ये तो मानते हैं कि चट्टानों के आसपास तो ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन हो सकता है कि पर्टिकुलर ऐसी किसी जगह से चट्टान अचानक से गिर जाए जहाँ से कोई बस निकल रही हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई छोटी मोटे व्हीकल्स जा रहे हो वहाँ से, तो डैमेज ऑफ लाइफ का नुकसान होता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज स्केल हो सकता है कि अब वो जाएंगे, उसके आसपास में जो चीज़ें होगी उनको नुकसान होगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का हमको नुकसान उठाना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, रोड एंड रेल कम्युनिकेशन इज डिस्टर्बेड एंड लार्ज एरियाज आर आइसोलेटेड। क्या हो गया, क्या दे रखा है देखो, रोड एंड रेल कम्युनिकेशन, सड़कें बाधित हो जाती है। अगर चट्टान गिरती है तो जिस सड़क पे गिरेगी तो वो रास्ता आने जाने के लिए बंद हो जाएगा। और वहाँ पर आप लोगों ने कभी बाहर घूमने जाते हो तो मैं आप लोग को बार बार ये चीज़ कहती हूँ, घूमने जाते हो तो वहाँ पर उन चीज़ों को देखा भी करो। सरकार के ऐसे निर्देश लगा रखे होते हैं कि चट्टानें गिर सकती है, आप संभल कर जाइए। उसके अलावा अगर कहीं गिरी होती तो वहाँ लिखा होता है कि ये रास्ता अभी के लिए बंद किया गया है, तो ऐसे निर्देश दे रखे होते हैं। एंड रेल कम्युनिकेशन इज़ डिस्टर्बेड, ये दोनों जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो सेवाएं होती है वो क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। एंड लार्ज एरियाज आर आइसोलेटेड, और बहुत बड़ा एरिया जो कह सकते हैं अवरोधक हो जाता है। तो ये किसके कारण से होता है, लैंडस्लाइड के कारण से होता है। नेक्स्ट दे रखा है पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज डिस्टर्बेड। यहाँ पर यही वर्ड है डिस्टर्बेड, स्पेलिंग और मिस्टेक्स आ गई है।
पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम जो होता है वो भी उसकी वजह से क्या होता है, अवरोधित हो जाता है। किसकी वजह से हुआ है? हमने फर्स्ट पॉइंट इस लेसन में क्या पढ़ा था, लैंड के बारे में पढ़ा था। लैंड क्या होती है, लैंड के अंदर 2 पार्ट पढ़े थे, प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। उसके अलावा लैंड के कैसे उसका चेंजेस हो गया, लैंड की यूज़ का जो चेंज कैसे हुआ वो पढ़ा है, किस प्रकार से वो हमको प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड स्लाइड क्या होती है। लैंड स्लाइड हम लोग क्योंकि किन कारणों से लैंडस्लाइड होती है वो भी बताया, और लैंडस्लाइड से कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो हमने देख लिया। तो इस लेसन का एक पार्ट आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यानी कि लैंडस्लाइड और लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सोइल। सोइल आप सब जानते हो, मिट्टी, वो मिट्टी कैसे बनती है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसको देख लेते हैं पहले हम। द लैंड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लिमिटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। देखो क्या हो रहा है, लैंड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लिमिटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। किसके कारण से? जनसंख्या का बढ़ना एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। लैंड का क्या करना, यूज़ तो कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपने को जितनी जगह चाहिए उतना यूज़ नहीं करके उसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना। There is large scale destruction of forest deforestation which has led to desertification and erosion of soil। किसके कारण से हो रहा है ये? डिफॉरेस्टिकेशन कह सकते हैं, जंगलों का जो कटाव होता है उसके कारण से डेजर्टिफिकेशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल। डेजर्टिफिकेशन वही जंगलों का कटाव होना है, इरोजन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपक्षय होना। It is important that land should be conserved and the various ways by which it can be done here। अब हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। फर्स्ट दे रखा है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। अफॉरेस्टेशन, वनारोपण करना, ठीक है। वनों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में कम से कम हमको 1 पौधा तो लगाना ही चाहिए। अगर हम सब मिलके 1-1 पौधा भी लगाएं तो जो ये वनों का कटाव हो रहा है उसको हम रोक भी सकते हैं, यानी कि जितनी मात्रा में कट रहे उतनी मात्रा में हम लगा भी सकते हैं फिर से। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज। नेक्स्ट आता है ओवरग्राजिंग शुड बी कंट्रोल्ड विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड। क्या दे रखा है? ओवरग्राजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। ओवरग्राजिंग के जो प्रॉब्लम्स थे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिंग मोर पास्चर लैंड। बहुत ज़्यादा पास्चर का मतलब क्या होता है? घास के लिए ऐसे लैंड बनाना जिससे जो भी ग्राजिंग हो रही है, ओवर ग्राजिंग हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, थॉर्नी बुशेस शुड बी ग्रोन सो दैट सैंड ड्यून्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। क्या दे रखा? थॉर्नी बुशेस शुड बी ग्रोन, ऐसे झाड़ियाँ लगाना, ग्रोन विद दैट सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? रेत के जो टीले बनते हैं उसको वहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हम खेतों में कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो खाद हम यूज़ करते हैं, उसका उपयोग क्या किया जाए? कम किया जाए, क्योंकि वो हमें कुछ समय के लिए तो वो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या होता है, उसकी जो नुकसान होते हैं वो हमको लाइफ में बाद 2-3 साल के लिए आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, वो मिट्टी ख़राब होती जाएगी और उसके बाद में जो फसलें होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो हमें उनका यूज़ तो करना है, लेकिन क्या करना है? कम करना है। जो नेचुरल फर्टिलाइज़र आता है हमको उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी अच्छी बन जाए। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड शुड बी यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर भी यही दे रखा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मेथड जो भी आए हैं, नए नए जो आधुनिक उपकरण आए हैं, उनका यूज़ तो करना है, लेकिन माइनिंग एक्टिविटीज़, छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उनके लिए करें, और उसको भी क्या करें? मिनिमाइज, कम मात्रा में करें डिग्रेडेशन, ताकि जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, जो लैंड का पतन हो रहा है, जो हमारी ज़मीन खराब हो रही है, उससे हम उसको बचा सकते हैं। तो इन सभी उपायों को कर कर हम लोग हमारी भूमि को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। उसका जो पतन हो रहा है, वो जो खराब हो रही है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अपनी लाइफ में भी फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना सोइल। अब सोइल कैसे बनती है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। Soil is very important natural resources of the earth surface which is important for all the living organism। देखो क्या दे रखा है, लैंड के लिए भी यही बात आई है। इस लेसन में हम जो 5 चीज़ पढ़ेंगे, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ,
पांचों चीज़ हमारे अर्थ के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक भी नहीं होता है, कहते हैं ना सब एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। जैसे मिट्टी तो हुई, लैंड ही नहीं हुई तो मिट्टी कहाँ पर होगी, वाटर नहीं हुआ तो मिट्टी बनेगी कैसे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसके बारे में जो लैंड के बारे में दे रखा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो सोइल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ सरफेस विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग और नॉन लिविंग दो चीज़ होती है। अब नॉन लिविंग के लिए तो मिट्टी क्या काम की है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के लिए सोइल बहुत इंपॉर्टेंट है। द थिन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस मेड ऑफ द वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स डिकेट मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सोइल। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि सोइल कैसे बनती है, तो क्या दे रखा, थिन पतली टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह की सबसे पतली लेयर जो होती है मेड ऑफ वेदर्ड रॉक पार्टिकल। वेदर्ड का मतलब कह सकते हैं कि समय समय पर जो मौसम परिवर्तन होता है, रॉक पार्टिकल्स जो चट्टानों के अंदर जो दरारें पड़ जाती है, डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स, किसके कारण से। अब ये कैसे बनती है, हम लोग कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, अगर वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, दब जाते हैं, तो उससे जो वो मिट्टी बनती है वो क्या बनती है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर भी ये जो बन रहा है डिकेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज सोइल, किससे बन रहा है, मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से। और आप लोगों को ये पता होगा कि सोइल जो बनती है उसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर बार नई नई मिट्टी आ जाती है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स फॉर सोइल टू बी फॉर्म। दे रखा है हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, एक दो दिन की प्रोसेसिंग नहीं होती कि आपकी नई मिट्टी बन जाती है। Therefore, soil is a complex mixture of living and non-living materials, and the right mix of minerals and organic matter makes the soil fertile। देखो क्या दे रखा है, सोइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स। इसके अंदर दोनों चीज़ आती हैं, लिविंग थिंग्स भी आती है और नॉन लिविंग मटेरियल से भी आता है। एंड द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स। अब अगर ऐसा होता है कि किसी मिट्टी के अंदर कोई खनिज, कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो भी वो मिट्टी अच्छी नहीं होगी, और बहुत कम है तो भी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, दोनों का संतुलन होना चाहिए, बैलेंस बनना चाहिए। कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होने चाहिए और कोई कम मात्रा में भी नहीं होने चाहिए। एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सोइल फर्ट। ऑर्गेनिक मैटर जो भी जैविक चीज़ें होती है, जो जीव होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है, सोइल क्या होती है, अपनी उपजाऊ बनती है। तो ये हमने क्या पढ़ा सोइल के बारे में, सोइल कैसे बनती है मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और आपके इसमें लिखा भी हुआ है सोइल बनने की जो प्रोसेसिंग है वो 1 या 2 दिन में नहीं बनती है, 1000 ऑफ ईयर्स, हजारों साल लग जाते हैं सोइल को बनने में। नेक्स्ट दे रखा पॉइंट आपके फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे मिट्टी बनती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट 11 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया था, एडवर्ड जेनर जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन फाइंड आउट की थी, डिस्कवर की थी। अब उसके बाद लेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एक नेक्स्ट टर्न करोगे पेज तो उस पर ये टॉपिक मिलेगा। वैक्सीन के बाद का क्लीनिंग द एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रिंग अबाउट द डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जो माइक्रोब हमारे होते हैं, बैक्टीरिया कहो या फंजाई कहो, वो क्या करते हैं, पड़े पड़े जो डेड प्लांट और एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको वो डिकेइंग करते हैं, डिकेइंग यानी सड़ाते हैं। बोथ लैंड एंड इन वाटर, विदाउट माइक्रोब्स द अर्थ वुड सून बी कवर्ड विथ फॉल स्मेल फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अगर हम सोचते हैं ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में क्यों आए, अगर ये नहीं होते तो अच्छा होता, हमें कोई डिजीज़ नहीं होती, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे लिए हार्मफुल है तो बेनिफिशियल भी ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हमारी पूरी अर्थ पर एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती, क्योंकि हर चीज़ सड़ती, हर चीज़ के ख़राब होने के बाद उसको क्लीन करने वाला तो कोई होता ही नहीं। तो वो एज अ क्लीनिंग, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बैक्टीरिया फंजाई का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये नहीं होते तो यहाँ पे सीधी सादी लाइन दे रखी है, अर्थ वुड सून बी कवर्ड विथ फॉल स्मेल। एक बहुत ही बुरी स्मेल से पूरी अर्थ हमारी कवर हो जाती।
फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता ही है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बर्थ करता है तो वो डेथ भी होता है, कभी ना कभी वो डेड पार्ट, डेड बॉडीज़ उसकी अर्थ पे पड़ी रहती है। तो अगर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो उसको डिके करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज नेचुरली हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल होता है। बट अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर बैक्टीरिया फंजाई है ही नहीं दुनिया में, एयर में, तो उन डेड बॉडीज़ को खाने के लिए कोई नहीं आएगा। और ऐसे इस तरह से तो पूरी डेड बॉडीज़ अगर अर्थ पे सरफेस पर पड़ी रहती तो हमारी अर्थ बुरी तरह से स्मेल करने लग जाती। There would have been a shortage of carbon and nitrogen compound which are so essential for the living organism. There would have been a shortage of carbon and nitrogen compound. हमारे अर्थ पर नाइट्रोजन और कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो कम होते हैं, विच आर सो असेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस। होता क्या है, आप यहाँ से अंडरलाइन करो, माइक्रोब्स को हमने क्लीनिंग द एनवायरनमेंट का टाइटल क्यों दिया? क्योंकि वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स टेक इन फूड, वो प्लांट और एनिमल के डेड बॉडीज़ को, डेड पार्ट को अपने अंदर खाते हैं और उन डेड पार्ट्स को वो किसी केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होकर वापस अर्थ पर दे देते हैं एक्सक्रीट मटेरियल के रूप में। जैसे यहाँ लिखा है माइक्रोब्स टेक इन फूड, ये अंडरलाइन करना है, ये आपको नोट्स में लिखना है। दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, एनिमल और प्लांट्स के टिश्यू को वो ब्रेक डाउन करते हैं और एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस को वापस निकालते हैं। दिस सब्सटेंस आर देन रीस्टोर्ड टू द सॉइल, वाटर एंड एयर इन फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। वापस क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। जिस डेड प्लांट, जिस एनिमल या जिस ऑर्गेनिज्म से जो डेड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट निकला, वो डेड पार्ट क्या हुआ, उसको किसी बैक्टीरिया ने खाया। खाने के बाद उसको केमिकल कंपाउंड के रूप में वापस एयर में, वाटर में, जहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है वहाँ पर वो वापस उसको निकाल के रख देगा। अब निकाल के रखने के बाद क्या हुआ, जो डेड पार्ट प्लांट से मिला था वो ही डेड पार्ट या वो ही केमिकल कंपाउंड वापस किसको मिल जाएगा, प्लांट को मिल जाएगा। रीस्टोर्ड, वापस मिल गया, इसलिए यहाँ पे वर्ड है रीस्टोर्ड टू द सॉइल, वाटर एंड एयर इन फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। इन केमिकल कंपाउंड का वापस प्लांट और एनिमल दोनों इसका यूज़ कर लेते हैं। माइक्रोब्स डज हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से हमारे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करवाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, प्लस रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल वो करते रहते हैं, वरना एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कौन न्यूट्रिएंट्स निकाल के अर्थ को वापस देगा, तो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्सेज ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड का सोर्सेज हमारे लिए कैसे हो सकते हैं। यीस्ट पता ही है आपको, जो बेकरी प्रोडक्ट में बनाने में यूज़ करता है, इसका पाउडर भी मिलता है, इस पाउडर को यूज़ करते हैं। बीइंग रिच इन अमीनो एसिड, यीस्ट में होता क्या है, हमारे लिए यीस्ट अच्छी चीज़ है, क्यों, क्योंकि उसमें होता है अमीनो एसिड। चेन ऑफ अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन एक्चुअल में क्या चीज़ है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड फ्रॉम एनिमल। सबके लिए, एनिमल के लिए एज वेल एज ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो वो हमें कौन दे सकता है, यीस्ट। और यीस्ट किस में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सम फंजाई सच एज मशरूम आर ईटन रॉ और कुक्ड, कुछ फंजाई ऐसी होती है जिनको हम कच्चा या पका के हम खा सकते हैं, मशरूम जैसे होती है। सारे मशरूम इडेबल नहीं होते, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट तो आपको मेंशन करने ही है, यहाँ से 2-3 लाइन अपने हिसाब से बना देना आप। और सेकेंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड में आप ये तीनों पॉइंट नोट्स में मेंशन कीजिएगा। बीइंग प्रोड्यूसर्स एल्गी फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज। देखो फर्स्ट फूड चेन मतलब ये कि किसी भी पॉन्ड या रिवर में अगर एल्गी है, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, छोटा सा प्लांट अगर कोई है तो वो है एल्गी। प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है, अपना खाना वो खुद बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस से। तो ये जो होता है एल्गी, अगर किसी पॉन्ड या वाटर बॉडी में एल्गी है तभी जाके छोटी फिश उस एल्गी को खाएगी, तो छोटी फिश सर्वाइव करेगी। उन छोटी फिश को कोई लार्ज साइज़ की फिश खाएगी
उन लार्ज फिश को कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है वो उसको खाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, फूड चेन कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था हमारा, एल्गी। अगर ये एल्गी है तब जाके छोटी फिशेस इसको खाएगी, सरवाइव करेगी, बड़ी फिश इस पे सरवाइव करेगी। तो इस तरह से अगर छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तब जाके बड़े ऑर्गेनिज्म का भी क्या भरेगा, सीधे लैंग्वेज में उनका भी पेट भरेगा। तो एक दूसरे से कनेक्टिव लिंक होने की वजह से एक कंप्लीट फूड चेन जो है वो पूरा होगा। तो ये चीज़ें, उसके बाद याद रखें हार्मफुल, ये तो बेनिफिशियल जैसे हो गया कि एज अ फूड सोर्सेज हम कैसे ले सकते हैं। तो पहला यीस्ट हमारे प्रोटीन के लिए, सेकेंड फंजाई हमारे मशरूम, एडिबल मशरूम के लिए, और थर्ड था एल्गी। तो एल्गी जो होता है वो क्या करता है, छोटी फिश को खाता है, बड़ी फिश छोटी फिश को खाती है, छोटी फिश एल्गी को खाती है। इस तरह से फूड चेन चलता रहता है। तो ये सोर्सेज ऑफ फूड हो गया। अब लेते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल यानी जो हमारे नुकसानदायक है, जिनसे हमें बीमारियाँ होती है, डिजीज़ होता है, एट्सेट्रा। 4000 of years men lived in ignorance of what caused disease। 1000 of years पहले ये नहीं पता था कि डिजीज़ किससे होती है ना। पीपल हैड एक्सप्लेनेशन एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट कॉज्ड डिजीज़। वो ऐसी धारणाएं बनाते थे कि इससे बीमारी हुई होगी, उससे हुई होगी। द मोस्ट कॉमन ऑफ विच वॉज दैट sickness was caused by evil spirit inside the body of the victim. Malaria was though due the inhalation of bad air. Chickenpox, smallpox and cholera were inflicted as cause of some angry goddess. आ रहा है कुछ समझ में? इसमें ये लिखा है कि बहुत पहले जब ये पता ही नहीं था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में, वाटर में, हर जगह सर्वाइव करते हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम की कोई चीज़ होती है जो डिजीज़ फैलाती है। तब उन्होंने क्या किया था, गैस किया था कि जो मलेरिया होता है, इनहेलेशन ऑफ बैड एयर, यानी कि मलेरिया को मान लिया कि मलेरिया जो होता है वो किसी बैड एयर को अंदर लेने से होता है। जैसे यहाँ बोला है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा वर इन्फ्लिक्टेड एज कॉर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेस। हम अभी भी मानते हैं इस चीज़ को, है ना। हम ये बोलते हैं कि छोटी माता, बड़ी माता जो होती है ये किसी गॉडेस यानी किसी देवी के नाराज़ होने की वजह से होती है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं था तब लोग ऐसी भ्रांतियाँ या ऐसी धारणाएँ, ऐसी विचारधाराएँ बनाते थे कि हो सकता है किसी देवी या किसी देवता की, किसी गॉडेस की वजह से कोई हम पे नाराज़ हुआ है जिसकी वजह से हम बीमार हो गए। ये धारणाएं पहले थी क्योंकि उस टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं था। इट वॉज नॉट अंटिल 1865 दैट साइंस वॉज एबल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स और जर्म्स, ये तब तक ही धारणाएं बनी थी जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंस ने स्टडी नहीं कर ली थी। प्रूव दैट माइक्रोब्स और जर्म्स वर द कॉजेज ऑफ डिजीज़, ये तब तक ऐसी भ्रांतियाँ पली लोगों में जब तक ये नहीं पता चला कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जर्म्स भी होते हैं जो डिजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट वाज लुइस पास्चर, यहाँ पे अंडरलाइन करो, अब काम की बात आ गई। लुइस पास्चर हु फर्स्ट स्टेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, जिन्होंने सबसे पहले जर्म थ्योरी को निकाला था। अब इस जर्म थ्योरी में क्या था, अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सब में डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को हम पैथोजन बोलते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। हाँ, मतलब ये कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड भी ख़राब कर सकते हैं, हमारा लेदर भी ख़राब कर सकते हैं, हमारे कपड़े। आप देखते हो ना, अभी बारिश के दिन आ रहे, रेनी सीजन में आपके कपड़े अगर प्रॉपर सूखे नहीं हैं और आपने उनको ऐसे बिना एयर के रख दिया है जहाँ पे उनको एयर नहीं लग रही है, तो उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। स्मेल के साथ साथ अगर वो ज़्यादा दिन पड़े रहे तो उनमें एक सीलन आ जाती है। अजीब सी स्मेल के साथ जो सीलन आती है वो फंजाई होता है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे फूड को ही नहीं, हमारे क्लोथिंग, हमारे लेदर सबको स्पॉइल कर सकता है, यानी ख़राब कर सकते हैं। लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि हार्मफुल एक्टिविटीज़ हमारे लिए कैसे हो सकती है, कैसे हमको डिजीज़ हो सकता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने धातु अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने देखा कि धातु और अधातु
ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आज हम जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। देखिए आप, सोडियम Na, सोडियम धातु होता है जो बहुत ही नरम होता है, जिसको हम चाकू से भी काट सकते। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ में अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील है। यह जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। यानी कि सोडियम धातु जो है जल और ऑक्सीजन से तीव्र अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। एक क्रियाकलाप आपके सामने देखा है। एक 250 ml आपको बीकर या कांच की गिलास लेनी है। इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग करके उसको सुखा लीजिए। क्या करना है, 250 ml बीकर लिया, सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा आप फिल्टर पत्र से उसको सुखा लीजिए। फिर देखो आगे, सुखा लिया, फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लपेटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सोडियम धातु को हमने छोटा सा टुकड़ा लिया, जिसको हमने फिल्टर पत्र से सुखाया, फिर रुई के अंदर लपेट कर आपको उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, सावधानी क्या बरतनी है कि प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें, क्योंकि यह बहुत ही अभिक्रियाशील है, इसलिए आप बीकर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलेन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। हमको किससे पता लगाना है? लाल और नीले लिटमस पत्र की सहायता से। विलेन अम्लीय है या क्षारीय है? हम जानते हैं कि धातु की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है और अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। आपने देखा सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन लोहा जो होता है वह जल के साथ में धीमी प्रक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। धातु जल के साथ में अभिक्रिया करता है, लेकिन अधातु जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार अधातु को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस क्या है? अधातु है, लेकिन वायु में रखने पर क्या होगा? यह आग पकड़ लेता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल के अंदर रखा जाता है। आप सिर्फ आज धातु अधातु का जल के साथ में अभिक्रिया याद कर ले में, और मेन कोई बिंदु है तो वह आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले में।